जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं जितने भी साथी चैनल पे नए होंगे वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की इस क्लास में हम वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीपी, जेल वार्डन और यूपीएसआई में या आगामी एग्जाम जैसे यूपीपी और यूपीएसआई में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इसकी अगली क्लास लेंगे जिसमें हम थ्योरी वाइज विश्लेषण पूर्वक सॉल्व करेंगे। हमारे सामने जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो ध्वनि है, और लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। दिया गया अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह के, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। का खा जो है ये कंठवाणी ध्वनियां हैं। आप जैसे बोलिए, देखिए का और खा बोलिए तो आपके जो कंठ है गले पे काफी ज्यादा जोर लगेगा, तो ये कंठ ध्वनियां हैं। और कैसे कैसे कौन कौन सी कंठ ध्वनियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हिंदी व्यंजन को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें का आता है, चा आता है, टा आता है, ता आता है और पा आता है। ठीक है, का, चा, टा, ता और पा, ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें कचट तप होता है, खचट तप होता है, गजट दब होता है और घजट धब होता है, गणनम होता है, जिसे पंचमाक्षर या नासकी वर्ण कहा जाता है। काफी बार पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन क्या है? या रा ला व जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें या और वा को अर्धस्वर व्यंजन, रा को प्रकंपित व्यंजन और ला को पार्श्व व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का खा कंठ ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा घा, जा झा, डा ढा या पाफा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डा ढा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, दिया गया है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से वर्ण अल्पप्राण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का और गा। अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन में जैसे कि 5 वर्गों में विभाजित किया गया, उसमें से प्रथम, तृतीय और पंचवा, जो ये पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होते हैं, ये सभी अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? तो जो दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग है ये महाप्राण में आता है। इसी प्रकार सघोष और अघोष होता है। अघोष में जो है वो पहला और दूसरा वर्ग आता है, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कितने वर्गों में ध्वनियों को बांटा गया है? तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? दंतोष्ठ। ऐसे बांटा गया है। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन देखेंगे, नासकीय व्यंजन हमको बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासकीय व्यंजन इसमें बताना है हमको कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इया जो है ये नासकीय व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासकीय, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं हमको इसमें बताना है हिंदी वर्णमाला में। आ ई उ या अंग आ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंग और आह जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं, जिसमें अंग को क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार, और आह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विज व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। देखिए इसमें डबल ला जो है आधा आधा है, एक आधा है एक पूरा है, तो इसमें क्या हो गया? द्विज व्यंजन यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा शा और हा क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? खा, गा, उ ए औ या सा शा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो खा और गा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मा जो है यह घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्या दिया गया है घोष वर्ण में। जैसे हमने आपको बताया कौन कौन से आते हैं वर्ग में,
तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष या घोष इन्हें कहा जाता है, ये होते हैं। अमानक वर्ण कौन से हैं? खा, गा, मा या धा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमानक वर्ण कौन से हैं यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, मा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है का, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भाषाओं की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी फारसी ध्वनियां जो है, अरबी फारसी ध्वनियां का, गा, जा और फा है। ये जो फा के नीचे आप बिंदी देख रहे होंगे इन्हें नुक्ता कहते हैं, जो कि अरबी और फारसी ध्वनियों में ही लगते हैं, जो कि कौन कौन से? का, गा, जा और फा में लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी हुई? कितनी है इसको बताना है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है छा ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है, क्योंकि किसके बाद आता है? का के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि का के बाद खा नहीं आता, का के बाद छा आता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको हम थ्योरी वाइज कवर कर लेंगे, पर थोड़ा सा भी जान लेते हैं। क्योंकि जो छा होता है ये किससे किससे मिलकर बना होता है? ये का और शा से बना होता है। ठीक है, आधा का और प्लस सा से मिलकर बना होता है, इसीलिए का के बाद क्या आता है? छा आता है। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। छा जो है ये संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्रा होता है, जो कि किससे किससे बनता है? सा और प्लस रा से बनता है। उसके बाद क्या होता है? छा होता है, जो कि किससे बनता है? का और शा से बनता है। उसके बाद आता है त्रा। त्रा किससे बनता है? तो आधे ता और प्लस रा से बनता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद होता है ज्ञा, जो कि किससे किससे बनता है? आधे जा से प्लस इ से बनता है। तो ये चार हमारे जो हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। कौन कौन से? स्रा, छा, त्रा, ज्ञा। ठीक है, उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यह संघर्षी कहा जाता है। तो शा, श, शा और हा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये सभी हो गए। उच्छिप्त भी होते हैं। उच्छिप्त में कौन कौन से आते हैं? तो डा होता है और ढा होता है। ठीक है, डा, ढा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है? जैसे हमने अभी देखा था संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से? स्रा, छा, त्रा, ज्ञा हुआ था। ज्ञा किससे बना था? जा और इया से बना था। तो यहाँ पे जा और इया दो में है, कौन सा? आधा जा और पूरा इया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, इसी प्रकार दिया गया है अघोष वर्ण कौन सा है? आ है या जा, झा है, हा है या सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण कौन सा है इसमें हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अघोष में कौन कौन से वर्ग आया था? पहला और दूसरा। पहले में कौन कौन से आता है? का, चा, टा, ता, पा। और दूसरे में क्या आता है? खा, छा, ठा, था और फा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा जो है इसका उच्चारण स्थान जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ। कंठ के द्वारा घा का उच्चारण किया जाता है। और कौन कौन सी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्थान जो है कंठ है? तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं उसके अलावा आ और हा ये सभी कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा और अंगा। ये लिख देता हूं मैं, यहाँ पे का हो जाएगा, खा हो जाएगा। ठीक है, का हो जाएगा, खा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्लस इसके अलावा क्या होता है? आ होता है छोटा और प्लस क्या होता है? बड़ा आ होता है। उसके बाद क्या होता है? हा भी होता है। ये इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और इसके अलावा भी एक होता है, क्या होता है? वो विसर्ग जो होता है, विसर्ग भी इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंगा, छोटा, बड़ा, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा, ज्ञा, ढा, ढा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञा, क्योंकि ये किससे बना है? जा प्लस इया से बना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे आप। ये सब संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंती नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टा, दंती नहीं है। दंती मतलब जिनका उच्चारण स्थान करते समय जीभ जो है वो दांतों को टच करे, वो दंती वर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी दंती होते हैं। जैसा कि क्या क्या होता है हम देख लेंगे। यहाँ पे दंती में, यहाँ पे दंती देख लेंगे, यहाँ पे ता होता है। उसके बाद क्या होता है?
था होता है, ये सभी ता वर्ग में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, दा होता है। उसके बाद क्या होता है, धा होता है। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे ना होता है, ठीक है। ये सभी दंती में आते हैं, प्लस इसके अलावा ये सभी ता वर्ग के हो गए इतने। उसके बाद प्लस कौन कौन से आते हैं, ला आता है और शा आता है। देखिए आप इन सभी को बोलेंगे, इन सभी को बोलेंगे तो आपका जो जीभ है वो दांतों को टच करेगी, क्योंकि ता, था, दा, धा, ना, फिर ला और शा, इन सभी को बोलने, इनका उच्चारण करते समय आपकी जीभ जो है वो दांतों को जरूर टच करेगी। तो ये सभी क्या हो गए, दंती वर्ण हो गए। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें अकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिया गया है छा वर्ण किसके योग से बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था छा वर्ण किसके योग से बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का और शा, का और शा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग रहा, आधा का होगा, का और शा से बना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10, 11, 12, 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, आ, उ, ए या इया। तो इसका क्लियर सभी को पता होगा, इया नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है, ठा, ढा, ढ़ा, घा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 33 है, ठीक है। काफी बार स्वर और व्यंजन में कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी हमने देखा। तो अगर पूछे लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। बोलने अथवा उच्चारण के आधार पर कितनी स्वरों की संख्या होती है, तो देखिए यहाँ पे लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या पहले देख लेंगे कितनी होती है। आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद थ्योरी वाली क्लास में आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या टोटल कितनी हुई है, 11 है। उसके बाद अगर आपको दिया जाए उच्चारण के आधार पर या बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 है। क्योंकि देखिए जब उच्चारण के आधार पर आता है तो इसमें री जो है वो नहीं जोड़ा जाता है, री जो है वो नहीं जोड़ा जाता है। और री किससे बनता है, आधे रा से और पूरी ई से, आधे रा और छोटी ई से री बनती है। तो लिखने के आधार पर कितनी स्वरों की संख्या हो गई, 11 हो गई। और बोलने के आधार पर 10 हो गई, क्योंकि री जो है उच्चारण के आधार पर नहीं आती है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपने समझा होगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है और आपको लगता है कि इस क्लास में मेहनत किया गया है, इससे आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है निम्न में से कौन सा पंचमाक्षर स्वर है, सॉरी निम्न में से कौन सा पंचमाक्षर स्वर है, तो यहाँ पे बताना है आई है, ई है, जा है या ढा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन योगवाह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जरूर बताइए। तो योगवाह, ये यहाँ पे हम पूछा गया है हमसे कि कौन सा योगवाह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग। विसर्ग जो है वो योगवाह कहा जाता है इसको भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ओष्ठ है या तालब है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छा ध्वनि जो है यह तालव्य ध्वनि है, ठीक है, तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो हमने आपको बताया था कि टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। तो जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छा है, तो ये कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, तालब। तालब ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं और हम देख लेंगे यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधा चा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आधा छा हो जाएगा, ये सभी आधा होगा, चाछा, फिर जा हो जाएगा, फिर झा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। उसके बाद इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो छोटी ई भी होती है प्लस बड़ी ई भी होती है, ठीक है। उसके बाद कौन से होते हैं, प्लस या भी होता है प्लस सा भी होता है। ये सभी जो जितने दिए गए हैं ये सभी तालब में आते हैं। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया आता है, ये सभी चा वर्ग की ध्वनियाँ हो गई। और प्लस छोटी बड़ी और उसके बाद या और शा जो है ये सभी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छा भी होता है, शा भी होता है, त्रा भी होता है, ज्ञा भी होता है। तो यहाँ पे बताना है हमको कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमने अभी देखा था कि संयुक्त व्यंजन टोटल कितने थे, 4 थे, ठीक है। कितने थे हमारे पास संयुक्त व्यंजन, 4 थे, जिसमें से क्या क्या थे,
तो उसमें हमने देखा था आपका कि ज्ञ था, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से था, ज्ञ था, फिर श था, छ था, त्र था। छ त्र ज्ञ था, और श जो है ये नहीं होता है, श जो है ये नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है तालव्य व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या हमने बताया था भी, चा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चा छा जा झा, ठीक है। उसके बाद यह भी होता है। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, या रा लावा जितने भी हैं ये सभी अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसमें से हमने देखा था या और वह जो है ये कौन सा है, अर्धस्वर है। रा जो है प्रकंपित है, रा आप बोलिएगा तो आपकी जीभ जो है उस पर गर्म हवा, सॉरी गर्म होनी, वो प्रकंपित होगी। मतलब आप जैसे रा बोलिए तो लगता है आपकी जीभ जो है 2 बार फोल्ड होके बोल रही है, रा, ठीक है। या वा क्या हो गए, अर्धस्वर व्यंजन हो गए, रा प्रकंपित हो गया, ला जो है ये पार्श्व व्यंजन हो गया, जो कि जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, ठीक है। पार्श्व व्यंजन क्या होते हैं, जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, और कौन सा व्यंजन है, तो ला व्यंजन है, ठीक है। ये सभी अंतस्थ वर्ग के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुनासिक जो होता है उसमें नाक और मुंह से दोनों से हवा निकलती है, ठीक है। नाक और मुंह से जो भी अक्षर बोला जाता है वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे वर्ग बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन किस वर्ग के हैं हमको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंचमा अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या होता है, नाक और मुंह से बोलने के समय दोनों की तरफ से हवा निकलती है, दोनों का संबंध होता है, नाक और मुंह द्वारा बोला जाता है। वर्ग के पंचमा अक्षर जो है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है, तो हमने अभी देखा था ऊपर कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। बोलने के आधार पर 11 और लिखने के आधार पर कितने हैं, 10 है। हमने देखा था री जो है यह नहीं आता है बोलने के आधार पर। अगला देखेंगे, दिया गया है कंठोस्थ ध्वनियाँ कौन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठोस्थ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और जो है ये कंठोस्थ है, इसमें कंठ और ओठ दोनों का संबंध होता है तभी बोला जाता है। अगला देखेंगे, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले भाषा निर्माण की सही इकाई क्या है, तो पहले ध्वन होती है, ध्वन के बाद ध्वनि या वर्ण दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर लिखित आधार पर वर्ण और बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर ध्वनि होती है, तो यहाँ पे ध्वनि और वर्ण कुछ भी हो सकता है, वर्ण होता तब भी सही होता, ध्वनि है तब भी सही है, इसके लिए थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ध्वनि होते हैं, फिर ध्वनियों के योग से शब्द बनता है, फिर पद होता है, फिर पदों के बाद एक संयुक्त वाक्य बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। अगर आपसे काफी बार पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है जिसमें कोई अर्थ निकलता है, तो वाक्य अगर कोई पूरा किया जाता है तो उसका कोई मतलब निकलता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी जुड़े रहे होंगे उनको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अपने इस प्यारे भाई को, प्यारा परिवार जो आपका सिलेक्शन विद्यापीठ है उसमें आप संपूर्ण अपना पूरा प्यार देंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। दिया गया है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनियां हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्व, उच्छिष्ट, प्रकंपित या संघर्षहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्विक ध्वनियां हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अगर आज की इस क्लास में आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो जरूर आप अपने इस प्यारे परिवार से जरूर जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कमेंट में आप बताइएगा, जैसे हमने बताया था आपको कि अगली क्लास जैसे हम थ्योरी वाइज इसका कवर करेंगे तो उसमें हम जैसे अवधी लैंग्वेज में कवर कराएं या जैसे अभी खड़ी हिंदी में बात कर रहे हैं खड़ी हिंदी में, क्योंकि हमारे साथी हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से होंगे और यूपी बिहार से होंगे तो उनको अवधी अच्छी समझ में आएगी और अवधी में करने में काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।